हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम समझेंगे कि HTML हमें वाकई में पढ़ना कैसे कैसे हम HTML को डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये W3 स्कूल की एक वेबसाइट मैंने ओपन करी है जहाँ पर HTML से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक HTML होम से। आप इस वेबसाइट पर सबसे पहले आएंगे, यहाँ से HTML को पढ़ना सीखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप बहुत अच्छे से पूरी कंप्लीट HTML को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। वेबसाइट का जितना भी आपको स्ट्रक्चर वाला पोर्शन दिखता है, अगर इस वेबसाइट को ही हम एक एग्जांपल में ले लें तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से अगर इसके ऊपर हम ला रहे हैं तो कलर चेंज हो जा रहा है। ये सारा चीज किसका पार्ट है? ये CSS का पार्ट है। और इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिंक लगी हुई है। अगर हम CSS पे लाएंगे क्लिक करेंगे तो कोई पेज ओपन होगा। आप नीचे देखेंगे इस जगह पर, यहाँ पर उस पेज का लिंक ओपन होकर के आता है। वो डिटेल में बताता है कि इस पे क्लिक करने पे कौन सा लिंक ओपन होने वाला है। तो एंकर टैग का यूज करके लिंक लगाते हैं, CSS का यूज करके कलर और इस तरह के इफेक्ट्स हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, एक तरह की वेबसाइट ही है जिस पर हम ये HTML को सीख रहे हैं। इस वेबसाइट का नाम है w3school.com। इस वेबसाइट में बेसिक डिटेल्स दी होगी, जैसे HTML इजी है याद करना रन करना। इसके बाद एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है HTML का। सभी ने स्ट्रक्चर इसका आई होप पढ़ा होगा। इसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप देते हैं कि ये हमारा HTML है, फिर HTML एक रूट टैग है, फिर हेड टैग है, फिर उसके बाद अपना टाइटल हम देते हैं, फिर हेड टैग देते हैं, फिर बॉडी पार्ट देते हैं। बॉडी में जितना कुछ भी हम देंगे वो सब क्या होगा, हमारे वेबसाइट पे वेब पेज पे विजिबल हो रहा होता है। बॉडी के अंदर हमने क्या क्या दिया है यहाँ पर, H1 और P टैग। H1 टैग हमारा हेडिंग का टैग होता है जो सबसे बड़ी हेडिंग को डिनोट करता है। P टैग हमारा पैराग्राफ के लिए यूज होता है। बॉडी के अंदर ही हम वो सारी चीजें रखते हैं जिनको हम विजिबल कराना चाहते हैं। HTML टैग हमारा सबसे लास्ट में क्लोज हो जाता है, जो कि रूट टैग है। हमारा सारा कोड हम इसी HTML टैग के अंदर लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्राई योरसेल्फ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को एडिट या अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर H1 को H2 कर देता हूँ और यहाँ पर आकर के भी H1 को मैं H2 कर देता हूँ और देन इसको अगर मैं रन कराता हूँ तो हमारा जो आउटपुट है वो डायनेमिकली साथ ही साथ चेंज होता रहता है। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप एक एक टैग की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कभी कभी कुछ लिखे हुए कोड मिलेंगे, उसमें आप ऐड ऑन करिए और चीजें करिए, उसको चेंजेस करके आप देखिए कि क्या चीज हो रही है। तो उसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि HTML का कौन सा टैग कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। HTML को रटना बिल्कुल नहीं है, इसको हमें करके सीखना है। आप वेबसाइट ओपन करिए, उस पर एक एक टैग को जा करके पढ़िए, उसकी डिटेल्स भी दी हैं, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इवन उसका यूज भी आप ऑन द स्पॉट तुरंत के तुरंत करना सीख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने हेडिंग, पी टैग, बॉडी टैग सबका मीनिंग समझ लिया। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। टैब को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर लिखा हुआ है HTML के एग्जाम्पल। ये कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे एंकर टैग है, व्हाट इज करेक्ट सिंटेक्स फॉर HTML हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन सा सिंटेक्स आपको करेक्ट लग रहा है। इन तीनों ऑप्शन में से आपको एक यूज करना है। आपको पता है एंकर टैग का यूज करते हैं हाइपरलिंक के लिए। href एट्रीब्यूट के अंदर हम अपनी लिंक को देते हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर दे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबमिट कर देंगे आंसर। अगर करेक्ट है तो करेक्ट बताएगा, नहीं है तो नहीं करेक्ट बताएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो उससे। जैसे यहाँ पर ये आपको लिखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक एंकर टैग ओपन करते हो। ठीक है। एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट का आप यूज करोगे। href एट्रीब्यूट में आप क्या लिखते हो, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल है, तो यहाँ पर आप
होम डॉट एस टी एम एल लिख दोगे, यहाँ पे लगा दोगे और इसी के साथ आपका एंकर टैग क्लोज हो गया। यहाँ पर इस एंकर टैग का एक एंडिंग टैग लगाकर इस आंसर को शो करेंगे। तो ये आंसर हमारा क्या था, href default डॉट html। तो हमने उनको सारी चीजें सही लिखी है, बट उसका नाम कुछ डिफरेंट था। तो डिफरेंट नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा आंसर यहाँ पर सही था। इसके बाद इसी तरह से प्रैक्टिस करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप पूरे HTML को बहुत अच्छे से सीख और समझ पाएंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट है HTML इंट्रोडक्शन, चैप्टर वाइज चलना है। जैसे लिखा है व्हाट इज HTML, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर है कि हमारे जितने भी ब्राउजर हैं उनको पास एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक प्री डिफाइंड तरीका है जिससे वो किसी भी वेब पेज को रीड कर सकते हैं, और वो क्या है, HTML लैंग्वेज। ठीक है, सारे हमारे जितने भी ब्राउजर होते हैं वो HTML लैंग्वेज को ही सपोर्ट करके हमारे कंटेंट को रीड करते हैं। HTML describes the structure of web page. HTML consists of a series of elements. HTML में हम सीरीज ऑफ एलिमेंट्स का यूज कर रहे होते हैं। अभी आगे समझेंगे एलिमेंट क्या होता है, बट एलिमेंट आपको पता है जो भी हम टैग स्टार्ट करते हैं उसके बीच में कुछ कंटेंट लिखते हैं, देन टैग को एंड करते हैं। इस पूरे पोर्शन को, इस पूरी चीज को ही हम एक एलिमेंट की तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एंकर टैग लगाया था, यहाँ पर हमने जैसे टाइटल टैग ओपन किया, फिर कंटेंट लिखा, फिर टैग को हमने एंड कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, एक तरह का एलिमेंट हो गया। H1 से लेके इतना हमारा क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये भी हमारा एक एलिमेंट है। तो इस तरह से कई सारे एलिमेंट्स का यूज करके ही हम HTML में कोड को टाइप कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं। यहाँ पर एक सिंपल HTML की डॉक्यूमेंट जिसमें हमने H1 और P टैग का अगेन यूज किया है। इसके अंदर हमने टाइटल दिया है, हेड के अंदर जो मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, बॉडी के अंदर हमने अपना प्रिंट होने वाला कंटेंट दिया है जिसको हम विजिबल कराना चाहते हैं। इसको भी ट्राई योरसेल्फ करके आप यहाँ पर एडिट करके इसको रन करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद है आपका एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉक टाइप आपका क्या डिनोट करता है। ये डिक्लेरेशन होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट बताता है कि हमारा ये HTML5 टाइप का डॉक्यूमेंट है, HTML5 की फाइल है। HTML टैग हमारा रूट एलिमेंट वाला टैग होता है, इसके अंदर हम पूरा HTML का कोड लिखते हैं। हेड टैग हमारा मेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो कि HTML पेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। टाइटल टैग हमारा क्या करता है, एलिमेंट स्पेसिफाइज द टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब। तो ये ब्राउजर के टाइटल बार में कह लो या फिर जो हमारा टैब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू HTML। तो इंट्रोडक्शन टू HTML इसलिए लिखा हुआ है कि जो भी पेज क्रिएट किया होगा उसने HTML के हेड में टाइटल में जा करके ये लाइन लिखी होगी इंट्रोडक्शन टू HTML, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह का कंटेंट लिख करके आ रहा है। फिर उसके बाद हम बॉडी टैग का यूज करते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमारा वो सारा एलिमेंट होता है जिसको हम विजिबल कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर विजिबल कंटेंट क्या क्या चीजें हो सकती है, वो हेडिंग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, इमेज हो सकती है, हाइपर लिंक हो सकती है, कोई टेबल, कोई लिस्ट, बहुत तरह की चीजें हम HTML में इनपुट के तौर पर उसको विजिबल करा सकते हैं। यहाँ पर एक H1 टैग है, ये हमारी लार्ज हेडिंग को डिनोट करता है। इस तरह सबको पता है H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं जो लार्ज से स्मॉल की ओर डिनोट कर रही होती है। P टैग हमारा पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एलिमेंट क्या होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग टैग है, बीच में कुछ कंटेंट लिखा है, उसके बाद एक एंडिंग टैग लगा है। तो यही पूरी एक लाइन, एक पूरा टैग ओपन होने से एंड होने तक का जितना भी हमारा कंटेंट होता है ये सब हमारा एक एलिमेंट होता है। जैसे ये एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है।
यहाँ पर टैग हमारा स्टार्ट टैग h1 है, बीच में इसका कंटेंट दिया है और एंड टैग हमारा h1 दिया, ठीक है। p है और p को यहाँ पे एंड कर दिया। आप देख पा रहे होंगे इन टैग के लिए हम इस तरह से स्लैश का यूज करते हैं। तो ये पी आर टैग है, पी आर टैग के नाम बीच में कोई कंटेंट होता है, ना ही इसका कोई एंड टैग होता है, तो इसलिए इसको हम सम HTML element have no content like PR element. These elements are called empty element. Empty element do not have an end tag. ये empty element है या ओपन एलिमेंट कह सकते हो, ये इस तरह से कोई भी कंटेंट कंटेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक तरह से एम्प्टी एलिमेंट हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। वेब ब्राउजर, द पर्पस ऑफ वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी, these are used to read HTML documents and display them correctly. पूरी तरह से ब्राउजर क्या यूज के लिए आते हैं, वेब पेजेस को लोड करने के लिए। वेब पेजेस हम तभी लोड कर पाएंगे जब हमें HTML रीडिंग आती होगी। तो ब्राउजर्स हमारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे कोड्स को समझ रहे होते हैं, उनके आउटपुट को प्रोवाइड करने में एबल होते हैं, जिसकी वजह से ही हमें हमारे वेब पेज जो भी हम HTML जैसी कोडिंग में लिखते हैं वो हमें विजिबल हो रहा होता है। तो इसी मेन पर्पस के लिए हमारे ब्राउजर्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। A browser does not display the HTML tags but uses them to determine how to display document. HTML टैग का यूज करके ये एक तरह से एज इंस्ट्रक्शन लेता है और उन इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर आपको कुछ तरह के पैटर्न प्रिंट करके देता है। जैसे आपने हेडिंग कितनी बड़ी देनी है, पैराग्राफ कितना छोटा देना है, कहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करनी है, कहाँ इमेज लगानी है, वो सारी चीजें आप HTML के टैग का यूज करके अपने कोड में लिखते हो, एक फाइल में लिखते हो, और उस फाइल को ब्राउजर एज इट इज प्रिंट ना करा के उसके बेसिस पे कुछ स्पेशल तरीके से उसको प्रिंट कराता है, ठीक है। वही हमारा वेब ब्राउजर का वर्क है। इसके बाद HTML पेज होता है स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पर आप HTML पेज का स्ट्रक्चर समझ पा रहे होगे। HTML हमारा रूट है, फिर हेड टैग के अंदर टाइटल, हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग, फिर इसके अंदर वो सारी चीजें जो हम विजिबल कराना चाह रहे हैं, फिर बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज। The content inside the body section will be displayed in browser. The content inside the title element will be shown in the browser's title bar or in the page tab, ठीक है। तो जो कंटेंट हमें टाइटल के अंदर जो हम लिखेंगे वो हमारा ब्राउजर के टैब में शो हो रहा होगा, ठीक है। और बाकी जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमारा कंटेंट विजिबल होगा कहाँ पर, हमारे वेब पेज पर। इसके बाद HTML की बेसिक हिस्ट्री लिखी हुई है। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसको WWW को इन्वेंट किया था। देन 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML को इन्वेंट किया। देन डैब राइलर ने HTML प्लस को इन्वेंट किया। फिर HTML 2.0 आया, 3.2 आया, 4.01 आया, फिर XHTML आया, एक्सटेंसिबल HTML आया, फिर WG HTML5 फर्स्ट पब्लिक आया, ठीक है। इस तरह से HTML के बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं। इस टाइम पे 2017 में लास्ट टाइम HTML का 5.2 वर्जन आया था, ठीक है। इसके बाद HTML5 के स्टैंडर्ड पर ये सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन को आप चाहे तो सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर है HTML एडिटर्स क्या होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लर्न यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। या तो देखो, जैसे अगर हम HTML कोड को कहीं ना कहीं हमें टाइप करना होगा, लिखना होगा, ताकि हम ब्राउजर में इसको ओपन कर सकें। तो ब्राउजर तो अगर हम डायरेक्ट लिख करके उसको ओपन करेंगे तब तो वो ब्राउजर में ओपन होने का ऑप्शन नहीं देगा, जब तक कि उसका एक्सटेंशन हम .html नाम से सेव नहीं कर देते फाइल का। तो यहाँ पर HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिट। नोटपैड हमारा विंडोज में होता है, टेक्स्ट एडिट हमारा मैक के लिए यूज हो रहा है। तो वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। HTML एडिटर्स का यूज करके हम इसको मॉडिफाई करा सकते हैं। जैसे बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, नोटपैड हमारा बेसिक और टेक्स्ट एडिट भी हमारा है। ये तो हमारे बेसिक हर पीसी में होते ही होते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बहुत सारे
टेक्स्ट एडिटर या आईडीई का यूज कर सकते हैं, जिनका यूज करके जैसे VS कोड हो गया, VS कोड वगैरह आप यूज करते हैं तो वो आपको डिबगिंग जैसी चीजें देता है, और कुछ सजेशन, इमिटेशन, बहुत सारी चीजें वो ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करता है, जिससे कोडिंग और इजी हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? नोटपैड से। तो सबसे पहले नोटपैड में अगर हम डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कराना चाहते हैं, क्या करेंगे? स्टार्ट स्क्रीन पर आएंगे, यानी डेस्कटॉप पर आएंगे, विंडो 7 अगर है आपका तो क्या करो, स्टार्ट पे जाओ, प्रोग्राम पे जाओ, एक्सेसरीज में जाओ, नोटपैड। कुल मिला के आपको नोटपैड ओपन करना है, मैक है तो टेक्स्ट एडिट ओपन करना है, राइट सम एचटीएमएल, यानी एचटीएमएल का कुछ बेसिक सा कोड उसमें टाइप कर देंगे नोटपैड में। फिर उस नोटपैड में टाइप करने के बाद आपको क्या करना है? उसको सेव कराना है। आप लोकेशन क्या दोगे? डेस्कटॉप लोकेशन दोगे, फाइल का नाम index.htm, यहाँ पर आप html भी दे सकते हो और htm भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सेव एज फाइल में ऑल टाइप रहेगा, इनकोडिंग आपकी UTF-8 बाय डिफॉल्ट सेट होती है। तो आपको तीन चीजों का ध्यान देना है कि आप डेस्कटॉप लोकेशन दे दो, फाइल नेम index.html दे दो, और सेव एज टाइप में ऑल फाइल सेलेक्ट कर दो। ये आपका फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करा रहे हो तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने इस नेम में अगर कुछ मिस्टेक कर दी index.html में, तो अगर एक्सटेंशन गलत हो गया या स्पेस दे दिया या डॉट की जगह कॉमा लगा दिया, इस तरह की छोटी मोटी अगर आप मिस्टेक करते हो तो आपकी फाइल डॉट एचटीएमएल में सेव नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी फाइल को रन कराने में, वो वेब ब्राउजर में ना ओपन होकर के आपका बार बार नोटपैड में ओपन हो रही होगी, जिसकी वजह से आप उसका आउटपुट नहीं चेक कर पाओगे। इसके बाद ऑल फाइल्स अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो तब भी वो डॉट टीएक्सटी में ही सेव होगी, index.html नाम होगा उसका, बट वो डॉट टीएक्सटी फाइल ही सेव होगी, जो कि आपको सेव नहीं करानी है, आपको डॉट एचटीएमएल फाइल सेव करानी है। तो इन तीनों चीजों का आप ध्यान देंगे। इसके बाद वेव द एचटीएमएल पेज इन योर ब्राउजर। एचटीएमएल पेज को ब्राउजर में देखने के लिए आप चाहें तो डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपने डॉट एचटीएमएल नाम से सेव कर लिया है तो वो डबल क्लिक करके ओपन हो जाएगा, बट अगर डॉट एचटीएमएल नाम से भी सेव नहीं है या इन केस वो बार बार नोटपैड में ओपन हो रहा है, तो आप राइट क्लिक करके ओपन विद ऑप्शन का यूज करके किसी भी ब्राउजर में अपने कोड को रन कराएंगे, तो इस तरह से आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका एग्जांपल है, इसको आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, रन करा, कुछ चेंजेस करा के भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब एचटीएमएल बेसिक में, एचटीएमएल बेसिक में एचटीएमएल का कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, फिर एचटीएमएल के बारे में वही सारी चीजें, डॉक एचटीएमएल, एचटीएमएल बॉडी। ठीक है, सब कुछ आप समझ चुके हो। डॉक एचटीएमएल डॉक टाइप का यूज क्यों करते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, और HTML5 के डिक्लेरेशन के लिए इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ही बार आता है हमारे उसमें, डॉक्यूमेंट के टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हो ऑलरेडी। H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स होती हैं। अगर देखोगे तो H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग है और H6 हमारी सबसे छोटी हेडिंग है। तो इस तरह से H1 से H6 तक आप अपने यूज के अकॉर्डिंग हेडिंग, यानी H1 से H6 टैग का यूज कर सकते हो। फिर है हमारा HTML पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ हमारा पैराग्राफ को डिनोट कर रहा होता है। बाय डिफॉल्ट इसका साइज पैराग्राफ या बेसिक टेक्स्ट के साइज का ही आता है। उसके बाद है HTML लिंक्स। लिंक्स कैसे क्रिएट कराते हैं? एंकर टैग का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर href एट्रीब्यूट में अपनी कोई भी लिंक दे देते हैं और यहाँ पर एक कोई भी लाइन लिख देते हैं। अब होगा क्या कि इस लाइन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये वाली लिंक ओपन होगी। W3 स्कूल ने अपनी लिंक दे रखी है वेब पेज की, तो इसी लिंक पर ये जाए। दैट्स लाइक अगर हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारा अगेन W3 स्कूल इसी पेज में ओपन होकर के दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिंक क्रिएट करा सकते हो। फिर हमारा है HTML इमेजेस। इमेज कैसे एम्बेड कराते हैं, इसके लिए टैग हमारा यूज होता है ing टैग। उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। तो पता है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो हमारे टैग हैं, टैग को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं?
एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एसआरसी एट्रीब्यूट ना होता तो हमें नहीं पता चलता कि हम कौन सी इमेज लगाने वाले हैं। एएलटी ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं होता तो हम अपना ऑल्टरनेट टेक्स्ट नहीं शो कर पाते। ऑल्टरनेट टेक्स्ट तब आता है जब हमारी इमेज किसी रीजन से लोड नहीं हो पा रही। अगर इमेज लोड नहीं हुई तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो वहां पर कोई टेक्स्ट हम नहीं दे पाते अगर हमारे पास ये एट्रीब्यूट ना होता। इवन हम अपनी इमेज की विड्थ और हाइट को भी डिसाइड नहीं कर पाते, सेट नहीं कर पाते, अगर हमें ये दोनों एट्रीब्यूट ना मिल रहे होते तो। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं। जैसे कि इमेज टैग का एग्जांपल है, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स के यूज किए गए हैं। तो इमेज ऐड ऑन करना, एम्बेड करना आपको आ गया। आईएमजी टैग, एसआरसी पहले दे दीजिए, सोर्स आप इमेज का, फिर ऑल टैग में आप कोई भी टेक्स्ट दे दीजिए जो आप इन केस अगर इमेज नहीं लोड होती है तो वहां प्रिंट कराना चाहते हैं। विद में आप अपनी इमेज की विद दे दीजिए, हाइट में आप हाइट दे दीजिए। ओके, देन इसको रन करा लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक इमेज आ रही है हमारी, जिसका सोर्स हाइट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ये इमेज हमारी प्रिंट हो रही है। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज के लिए, तो आप यहाँ पे सबमिट करके और भी डिटेल में क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको नेक्स्ट करते हैं। एचटीएमएल एलिमेंट भी आपने देखा। एचटीएमएल एलिमेंट क्या होते हैं? स्टार्टिंग टैग, फिर कंटेंट, फिर एंडिंग टैग। यही हमारा एक एचटीएमएल एलिमेंट बनता है। सारी चीजें देख चुके हो। नेस्टेड एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं? नेस्टेड में जैसे मान लो एचटीएमएल, एचटीएमएल यहाँ स्टार्ट हुआ, बीच में बहुत सारा कंटेंट है, और यहाँ पे लास्ट में एचटीएमएल क्लोज हो गया। तो ये भी तो एक टैग है। एचटीएमएल टैग ओपन हुआ, एचटीएमएल टैग क्लोज हुआ, और इसके बीच में बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरह का एलिमेंट होगा, बट इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? नेस्टेड एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो HTML elements can be nested. This means that element can contain other element. एक एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन कर सकता है। इस तरह से नेस्टेड एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट। सभी में होता है बाय डिफॉल्ट। आप स्ट्रक्चर में ही देख पा रहे हो कि आपका HTML पूरा यहाँ से एंडिंग टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, और ये बीच का कंटेंट है। तो इसमें अगर आपको दिख रहा है तो ये हर जगह पर आपको नेस्टेड एलिमेंट दिखना ही दिखना है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि HTML लिखा हुआ है और इसके अंदर H1 और P ये दोनों नेस्टेड टैग की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, सिंपली आप समझ जाओगे। इन टैग को कभी भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। इन टैग हमेशा ही रखना है। जैसे पी टैग के बाद पी को एंड भी करना था। मान लो इसका आउटपुट क्या आता है, यहाँ पे आउटपुट सही आएगा, बट बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना है? पी टैग के बाद उसको क्लोज भी कराना। कोई भी आप टैग यूज कर रहे हैं, अगर वो क्लोज होता है तो आपको उसको क्लोज करा कर ही चलना है। ठीक है, बट बी आर टैग ऐसा टैग होता है जिसको आप क्लोज नहीं कराते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये एम्प्टी टैग होता है। इसके अंदर कोई भी कंटेंट आपको लिखना नहीं होता है, और ये लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। मीन्स अगर आप यहाँ पर बी आर यूज कर दोगे तो दिस इज आ, ये आपका एक लाइन में आएगा, और नीचे का जितना भी कंटेंट है वो आपका नेक्स्ट लाइन से आएगा। इट्स लाइक ट्राई इट योरसेल्फ में जाएंगे तो दिस इज आ, ये आपका क्या है? ऊपर आ रहा है, और नीचे की जो लाइन है वो आपका नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक तरह से नेक्स्ट लाइन, यानी लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। एट्रीब्यूट्स आप समझ चुके हो। ऑल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग। हमेशा उसको स्टार टैग में लगाते हैं। इसको लिखते कैसे हैं? नेम इज इक्वल टू वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं। एक नेम इज इक्वल टू वैल्यू के फॉर्म। तो एंकर टैग और एचरेफ एट्रीब्यूट, आपको पता है, आपने एंकर टैग अभी यूज किया है। इसमें एचरेफ जो है
हाइपर रेफरेंस के लिए जो यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक तरह से एट्रीब्यूट, जो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। सेम आईएमजी के अंदर एसआरसी ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला एट्रीब्यूट है। फिर यूआरएल कितने टाइप की होती हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होती है, मान लीजिए अगर आपने कोई इमेज अपने वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं, तो अगर आपकी इमेज किसी दूसरी वेबसाइट पर, जैसे लाइक W3 स्कूल की एक इमेजेस, IMG गर्ल, ऐसे करके किसी अदर वेबसाइट पर इमेज होस्टेड है, उसको आप अपनी वेबसाइट पर यूज करना चाहते हैं, तो वो हमारा हो जाता है एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है। So external images might be under copyright. If you do not get permission to use it, you may be violation of copyright laws. In addition, you can control external images. It can suddenly be removed or changed. हो सकता है कि जो आप लिंक दे रहे हो उसमें से इमेज को हटा दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, कुछ भी पॉसिबल है। तो वो तो जो इमेज का या जो वेबसाइट का ऑनर होगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है। तो जो आप लिंक यूज कर रहे हो वो वैलिड इनवैलिड कभी भी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट यूआरएल अपने रिस्क पर आप यूज करते हो। बट अगर रिलेटिव यूआरएल है, यानी अगर आपने उस इमेज को अपने वेबसाइट के साथ में ही होस्ट कर रखा है, यानी वेबसाइट के फोल्डर में ही आपकी वो इमेज अवेलेबल है, तो आप उसको यूज कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग दैट नेम। उस इमेज का यूज कर सकते हो उसका नाम देके या उसका पाथ दे करके। नाम दे करके तब काम चल जाएगा जब इमेज और हमारा जो index.html वाला मेन वाली जो फाइल होती है वो सेम लोकेशन पर है, तब आप नाम देके भी काम चला सकते हो। अदरवाइज आपको लोकेशन इमेजेस IMG सेम करके देना पड़ेगा। ठीक है। जिस फोल्डर के अंदर है उस फोल्डर का नाम भी आपको पाथ के फॉर्म में SRC में देना पड़ेगा। तो इस तरह की लिंक्स जो होती हैं वो यूआरएल रिलेटिव यूआरएल होती हैं। अगर मान लीजिए अभी आपने वेबसाइट होस्ट नहीं करी है, आपके सिस्टम में ही वेबसाइट है, यानी सिस्टम में ही आपका .html वाला कोड है, तो आप .html फाइल के साथ में ही अगर आप अपनी इमेज को भी रखते हो और साथ में उसको रन कराते हो, तो जस्ट आपको इमेज के साथ ही में अपनी इमेज का नाम यूज करना होगा और एक रिलेटिव यूआरएल आप क्रिएट कर पाओगे ताकि उस इमेज को आप लोड कर सको अपने वेब पेज पर। देन हमारी विद और हाइट दो एट्रीब्यूट हम जो IMG टैग के साथ यूज कर रहे थे वो हैं। यहाँ पर विद और हाइट हमारी दी, इसको आप ट्राई बाई योर सेल्फ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 500 को हमने कर दिया 50 और 600 को हमने कर दिया 60। अब इसको अगर रन कराते हैं तो इमेज हमारी काफी छोटी होगी। तो इस तरह से हम साइज को चेंज कर दिए। तो इस तरह से आप साइजेस चेंज करके कुछ मॉडिफिकेशन करके इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। जैसे जैसे आप डीप जाएंगे, टॉपिक्स थोड़ा सा और ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, आपको उन इस कोड की हेल्प से ज़्यादा सीखना है। थ्योरी से बेटर है आप कोड में उसको एडिट करके चेंजेस करके खुद से सीख सको। ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। SRC एट्रीब्यूट ऑल्ट एट्रीब्यूट का इमेज में यूज आप समझ चुके हो। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, जैसे CSS आप समझते हो, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। ठीक है। HTML बेसिक हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बट अगर उस स्ट्रक्चर के साथ में आप कुछ ऐसा ऐड करना चाहते हो, जैसे कलर आप ऐड करना चाहते हो, किसी अदर तरह की फॉर्मेटिंग ऐड करना चाहते हो, मार्जिन और पैडिंग वगैरह देना चाहते हो, तब आप वो HTML का यूज करके आप ये चीजें नहीं कर सकते। वहां पर आप CSS का यूज करोगे। तो CSS का यूज आप HTML के कोड में ही कर सकते हो, इनलाइन CSS का यूज करके। तो यहाँ पर जो आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा है स्टाइल एट्रीब्यूट, ये एक तरह का CSS का ही पार्ट है, बट हम इसको HTML में यूज कर रहे हैं। तो इस एट्रीब्यूट की वजह से हम इनलाइन CSS यूज कर पाते हैं। ठीक। तो इस स्टाइल एट्रीब्यूट में हम लोग स्टाइल के कुछ एलिमेंट का यूज, जैसे कि कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, साइज हो गया, ये सारी चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं स्टाइल के अंदर। जैसे कलर रेड, यहाँ पर कलर रेड दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि टेक्स्ट का जो कलर होगा वो
रेड कलर से आएगा। किसका, कौन से टेक्स्ट का? दिस इज द रेड पैराग्राफ, क्योंकि ये पी टैग के ऊपर स्टाइलिंग ऐड ऑन करी गई है और यहाँ पर पी टैग क्लोज हो रहा है, तो इसके बीच में जितना भी कंटेंट लिखा होगा वो रेड कलर से आएगा, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा किस कलर से आ रहा है? रेड कलर से आ रहा है। ठीक है। ऊपर का जो लिखा है देखो आप, नॉर्मल आ रहा है, कोई कलर नहीं है, बट नीचे वाले पैराग्राफ में हमने कलर ऐड कर दिया स्टाइल टैग इनलाइन सीएसएस का यूज करके, तो यहाँ पर ये कलरफुल हो गया। बाकी सीएसएस का यूज करके ही हम ये सारी चीजें करते हैं, तो ये भी एक सीएसएस का ही पार्ट है, बट हम एचटीएमएल में पढ़ रहे हैं क्योंकि एचटीएमएल के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग इसको क्रिएट कराते हैं। दोनों चीजें सेम है, केवल एचटीएमएल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एचटीएमएल के साथ सीएसएस पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे आपको जावास्क्रिप्ट भी अच्छे से आनी चाहिए, और भी प्रोफेशनल लेवल पे आपको एसक्यूएल, डेटाबेस, बैकएंड की कोडिंग सब कुछ आना चाहिए। बट फ्रंट एंड के लिए आपका एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीजें मेन है। इसके अलावा आप बूटस्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हो अपने काम को थोड़ा इजी और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग सारी चीजें देखेंगे, आगे देखते हैं। लैंग एट्रीब्यूट का यूज हो रहा है यहाँ पर, जब हम एचटीएमएल में लैंग्वेज को भी इंग्लिश या कुछ तरह की चीजें दे सकते हैं। देखिए लैंग एट्रीब्यूट का यूज क्यों करते हैं? यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द एचटीएमएल टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। यानी जो आप वेब पेज क्रिएट करा रहे हो, किस लैंग्वेज में आप क्रिएट करा रहे हो, इसके लिए आपको लैंग एट्रीब्यूट देना होता है। दिस इज द मीन टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउजर्स। सर्च इंजन और ब्राउजर्स, समझ रहे हो? ब्राउजर्स क्या करते हैं, जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, मान लो जैसे अगर गूगल पे कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो आपकी पूरी वेबसाइट का कंटेंट उसमें लोड नहीं होता है, वो आकर के आपकी वेबसाइट के जो हेडिंग टैग यानी H1, H2, H3 इस तरह के टैग के अंदर जो चीजें लिखी होती हैं उनको वो आकर के एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो टैग का जब आप यूज करते हो तो आप वेबसाइट को ज्यादा विजिबल बना पा रहे हो तो गूगल के ऊपर, यानी गूगल सर्च इंजन के ऊपर या अदर काइंड ऑफ सर्च इंजन के ऊपर। ठीक है। तो इन टैग जो लैंग्वेज वाला टैग होता है वो भी डिफाइन करता है कि हमारी जो हमारा सर्च इंजन है वो डिसाइड कर पाता है कि जो ये एचटीएमएल पेज है वो किस लैंग्वेज में है, उस हिसाब से उसको रीड करता है। इवन country code can also be added to the language. So the first two character define the language of the HTML page and the last two character define the country. यहाँ पे en लिखा हुआ है, ठीक, ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? इंग्लिश को डिफाइन कर रहे हैं। फॉर द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे यहाँ पर इंग्लिश यूएस लिखा हुआ है, तो यूएस में बोली जाने वाली यूनाइटेड स्टेट वाली इंग्लिश यहाँ पर यूज करी जा रही है। ठीक है। फिर है द टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट आपको पता है, टाइटल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं ताकि हम उसको डिस्प्ले कहाँ कर सके? ब्राउजर के टैब के ऊपर। ठीक है। टूल टेब व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट, तो वहां पर प्रिंट होकर के आता है कुल मिला के टाइटल वाला। इसके बाद एंकर टैग, अगेन आप यूज कर चुके हो विजिट एलिमेंट्स के ऊपर। विजिट एचटीएमएल ट्यूटोरियल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर एंकर टैग का यूज करके एक यूआरएल ऐड ऑन करी गई है। तो दोनों में बैड और गुड का क्या डिफरेंस है आप देख पा रहे होगे। इसको आप अगर इसके अंदर नहीं भी रखते हो डबल एंड कॉमा के अंदर, तब भी ये वर्क करेगा, बट ये अप्रोच सही नहीं होती। ठीक है। समटाइम्स यू हैव टू यूज कोट्स। दिस एग्जांपल विल नॉट डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट्स करेक्टली बिकॉज इट कंटेन्स अ स्पेस। ठीक। इसके बाद है टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑफ W3 स्कूल, जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा हुआ है टाइटल इज इक्वल टू ऑफ W3 स्कूल। इसका क्या यूज हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? चलिए अभी इसको स्टॉप करते हैं, काफी टाइम हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है सारी चीजों को। ठीक है, देख लीजिए इसमें बहुत सारी चीजें, स्टाइलिंग, कलरिंग, सीएसएस, कोड,
पैराग्राफ, एलिमेंट, बहुत कुछ है। ऑलमोस्ट डीप डाइव कर सकते हो आप HTML के अंदर। CSS को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जावा स्क्रिप्ट की बेसिक्स आप क्लियर कर सकते हो, उसके डीप में आप जा सकते हो। फिर एसक्यूएल, पाइथन, सारी लैंग्वेजेस आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो। बट आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इसके नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर कुछ डाउट्स होते हैं, डाउट्स के लिए आप मेरे पास आकर के डाउट्स क्लियर करो। इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं आपके लेवल पे। आप पूरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि आप चीजों को समझने लायक बन जाओ, कि आप समझ सको कि कौन सा चीज कहाँ पे यूज हो रही है, HTML क्या होता है, इसके अंदर कौन से बेसिक टैग हो सकते हैं। आप एक प्रॉपर ठीक ठाक वेबसाइट क्रिएट करना समझ जाओ। आप ये समझ जाओ कि अगर आपको कोई कोड दे दिया जाए HTML का, कोई एक प्रोफेशनल कोड दे दिया जाए, आप उस कोड को अच्छे से समझ सको। उनमें अगर आपको कोई चेंज परफॉर्म करने के लिए बोला जाए, आप उन चेंजेस को कर सको। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आप HTML में एक ठीक ठाक एक्सपर्ट बन जाओगे। बाकी चीजें आपको प्रैक्टिस करने से आएगी इस लेवल पे। धीरे धीरे जब आप उसको बहुत ज्यादा यूज करने लगोगे, आप एक्सपर्ट हो जाओगे, आपकी एक स्टाइल हो जाएगी HTML को लिखने की। सभी देखिए, कोई भी HTML अगर आप लिखते हो तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको एक एक लाइन, एक एक चीज टाइप करके लिखनी है। आप चीजों को कॉपी पेस्ट भी करते हो। प्रोफेशनल लेवल पे अभी आपको टाइप करके ही लिखना है, बट प्रोफेशनल लेवल पे आप उसको कॉपी पेस्ट करके इस तरह से बहुत अलग अलग तरीके से आप यूज करते हो। तो HTML की अंडरस्टैंडिंग रखो, उसके टैग समझो, उसकी वर्किंग समझो। ठीक है। अगर बेसिक आप समझ गए कहाँ पर एट्रीब्यूट यूज करना है, कहाँ पर CSS के स्टाइलिंग यूज करनी है, CSS कितने टाइप से यूज कर सकते हो, CSS के सेलेक्टर्स को आपने पढ़ लिए, बस HTML CSS का कॉम्बिनेशन करना समझ गए। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडसेट रखा कि हमें वेबसाइट क्रिएट कैसे करानी है। वेबसाइट पे जाने से पहले उसको पेन पेपर पर उतारेंगे, उसकी एक तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट कराएंगे कि कैसे हम वेबसाइट क्रिएट कराने वाले हैं। फिर लाइन बाय लाइन कोड के थ्रू हम उन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है। इसकी इसी तरह से आप चीज़ें सीख पाओगे। तो यहीं पर हम HTML को अभी के लिए ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय।